यारो, या हुआ फिर ऐसे? क्यों है पृथ्वी गोल? क्या है ब्लैक होल? सूरज में है गर्मी क्यों? चांद में है नरमी क्यों? सैटर्न को घेरे हुए खूबसूरत रिंग। साइज में यारो जुपिटर है प्लैनेट्स का किंग। वीनस की सुंदरता, यूरेनस की चाल, अपना सोलर सिस्टम यारो है बिल्कुल कमाल। यहाँ वहाँ देखो कितने सारे तारे, जी भर के देखो गैलेक्सीज के नजारे। लेकिन सबके साथ नहीं किसी के बगैर, आओ करें हम तारों की सैर। आकाश रहस्य भरा। मनुष्य ने जब भी देखा तो उसे आश्चर्य से देखा। आकाश के अद्भुत दृश्यों ने उसे विस्मित किया, साथ में उत्सुकता भी जगाई। झिलमिलाते टिमटिमाते तारे, कुछ बहुत चमकीले तो कुछ थोड़े कम, कुछ छोटे छोटे झुंडों में तो कुछ अलग थलग से। क्या है ये? कहां से आए? कैसे बने हैं ये? इनमें ये चमक कैसी? कितने दूर हैं ये हमसे? सूर्य उदय होते ही कहां छिप जाते हैं? कैसा है ये लुका छिपी का खेल? गोल गोल से आकार वाला, सभी दिशाओं में फैला हुआ इतना बड़ा आकाश, आखिर क्या है ये? सवेरा होते ही सूर्य धरती पर अपनी सुनहरी रोशनी बिखेरता है। इस तरह शुरू होती है जीवन की दिनचर्या। देखते ही देखते ये सुनहरा आकाश नीले रंग में बदल जाता है। विशाल गोले के आकार सा दिखने वाला ये आकाश असल में पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ वायुमंडल है, यानी एटमॉस्फेयर। ये पृथ्वी की सतह से लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक हर दिशा में फैला है। आकाश के ये बदलते रंग सूर्य की किरणों और वायुमंडल की ही देन है। सूर्य की किरणें जब वायुमंडल से होकर गुजरती हैं, तो ये इसमें मौजूद मॉलिक्यूल से टकराकर हर दिशा में फैल जाती हैं। इन किरणों में मौजूद सबसे छोटी वेवलेंथ वाला नीला रंग दूसरे रंगों की तुलना में अधिक फैलता है। इसी वजह से आकाश हमें नीला नजर आता है। सूर्य के उगने और डूबने के समय उसकी किरणों को हम तक पहुंचने के लिए वायुमंडल में ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। इस प्रक्रिया में किरणों में मौजूद सभी रंग वायुमंडल में बिखर जाते हैं। केवल सबसे लंबी वेवलेंथ वाला लाल रंग ही हम तक पहुंच पाता है। इसी वजह से सूर्य का रंग सुबह शाम लाल नजर आता है। एक साधारण प्रयोग से इस प्रक्रिया को समझा जा सकता है। एक शीशे के जार को पानी से भर लें। अब इसमें 1 चम्मच दूध मिलाएं। एक टॉर्च इस जार के ऊपर ले जाएं और कमरे में अंधेरा कर दें। टॉर्च जलाएं और जार को साइड से देखें। पानी का रंग हल्का नीला नजर आएगा। वो इसलिए कि दूध के कणों ने टॉर्च की रोशनी में मौजूद नीले रंग को साइडों की तरफ फैला दिया, जिससे पानी नीला दिखने लगा। अब टॉर्च लाइट को जार के पीछे ले जाएं और सामने से देखें। पानी का रंग हल्का लाल नजर आता है। कारण ये कि दूध के कणों ने अब नीले रंग को बिखेरकर लगभग गायब कर दिया, इसलिए हमें लाल रंग ही दिखाई दिया। दिन में नीला दिखने वाला आकाश रात को सूर्य की रोशनी न होने के कारण गहरा काला सा नजर आता है। साथ ही दिखाई देने लगते हैं टिमटिमाते तारे। सूर्य, चंद्रमा और तारे सदा से ही मनुष्य का ध्यान अपनी ओर खींचते रहे हैं। सूर्य का दिन और रात के साथ संबंध
और चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाओं जैसी नियमित रूप से होने वाली घटनाएं उसे प्रभावित करती रहीं। उसके जीवन को सीधे सीधे प्रभावित करने वाली आकाश की इन घटनाओं को समझने में उसे बहुत समय नहीं लगा। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन का आगमन, मौसमों की नियमित आवाजाही, इन घटनाओं का संबंध उसने आकाश में तारों की गतिविधि के साथ जुड़ा पाया। इस प्रकार आकाश के पिंडों की नियमित हलचल से मनुष्य को अपने जीवन संघर्ष से जूझने में मदद मिली। फसल बोने से काटने तक की प्रक्रिया में मौसम में आने वाले बदलाव की जानकारी जरूरी थी। आकाश का निरीक्षण करते करते मनुष्य को ज्ञात हुआ कि किसी उज्जवल तारे के आकाश में प्रकट होते ही किसी मौसम की शुरुआत का संकेत मिलता। कुछ समय बाद किसी अन्य उज्जवल तारे के आने पर मौसम बदल जाता। इन सामयिक घटनाओं का उसने ब्यौरा रखना शुरू किया। समय गुजरते गुजरते उसने इस जानकारी को एक कैलेंडर के रूप में व्यवस्थित किया। सूर्य के उदय व अस्त होने तथा चंद्रमा के घटने बढ़ने के नियमित घटनाक्रम से उसे समय के हिसाब की जानकारी प्राप्त हुई। सूर्योदय से अगले दिन के सूर्योदय तक समय को उसने एक दिन मान लिया। आकाश में सूर्य की समय समय पर बदलती स्थिति को उसने पहरों में बांट दिया। इसी तरह चंद्रमा के घटने बढ़ने के दिनों के जोड़ से महीनों का हिसाब लगाया। इनके आधार पर उसने समय यानी टाइम कीपिंग का हिसाब किताब रखने की विधि ढूंढ निकाली। इस प्रकार खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी की नींव पड़ी। धीरे धीरे आकाश के बारे में जानने की मनुष्य की जिज्ञासा बढ़ने लगी। इंग्लैंड में विल्टशर नामक जगह में बहुत से पत्थरों की बनाई गई एक गोल आकार बनावट मौजूद है, जिसे स्टोनहेंज के नाम से जाना जाता है। इसे संसार की प्राचीन वेधशाला का रूप माना जा सकता है। इसका उपयोग सूर्य की स्थिति का आंकन करने के लिए किया जाता था। कुछ इसी तरह की बनावट भारत के बेलगाम में हनाम सागर में भी देखने को मिलती है। यहाँ 25 कतारों में करीब 2500 पत्थर खड़े हैं, जो एक दूसरे से 12 मीटर की दूरी पर हैं। बीच में पत्थरों की बनी एक चौकोर जगह भी है। इस तरह की बनावट का मकसद वर्ष के हर दिन सूरज की स्थिति को आंकना माना जाता है। अपने समय में यह अपने प्रकार की वेधशाला कही जा सकती है। इस तरह मनुष्य अनेकों प्रश्नों के जवाब ढूंढने का प्रयास करता रहा। उनमें से एक प्रश्न ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ जुड़ा था। वो एक ऐसे उत्तर की तलाश में था जो वैज्ञानिक तथ्यों पर खरा उतर सके, जो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की पहेली को सुलझा सके। खगोल शास्त्री मानते हैं कि ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स बिग बैंग से बना, एक ऐसा क्षण जिससे पहले कुछ भी नहीं था, ना अंतरिक्ष ना ही समय। बिग बैंग के परिणाम स्वरूप ही समय, द्रव्य यानी मैटर और ऊर्जा की स्थापना हुई। वर्षों तक बिग बैंग थियरी का कोई ठोस सबूत नहीं मिल पा रहा था। वैज्ञानिकों का मानना था कि बिग बैंग से पैदा हुई बेहिसाब गर्मी के अवशेष का कोई सबूत होना चाहिए। 1965 में न्यू जर्सी की बेल लैब्स में दो वैज्ञानिक आनो पेंजियास तथा रॉबर्ट विल्सन रेडियो एंटेना को लेकर किसी खोज में जुटे थे। इस दौरान उन्हें कुछ ऐसे सिग्नल्स प्राप्त हुए जो हर दिशा से बराबर आ रहे थे। ये वही अवशेष थे जिनकी भविष्यवाणी वैज्ञानिक कर चुके थे। ये अचानक हुई खोज बिग बैंग थियरी को मान्यता दिलाने के लिए एक मजबूत कड़ी साबित हुई। ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स कैसे बना, यह घटनाक्रम बहुत ही अनोखा और नाटकीय था। बिग बैंग के बाद मुख्य रूप से हाइड्रोजन और कुछ मात्रा में हीलियम के कणों के विशाल बादल बने। इन्हें हम नेबुला के नाम से जानते हैं। इन्हीं बादलों के बीच तारों का जन्म हुआ। हमारा सबसे नजदीकी तारा है सूर्य, लेकिन
सूर्य का विकास कैसे हुआ? सूर्य के विकास की शुरुआत किन्हीं तारों के बीच मौजूद गैस के विशाल बादलों के सिकुड़ने अथवा दब जाने की प्रक्रिया से हुई। लाखों वर्षों तक सिकुड़ते सिकुड़ते गैस के बादल घूमती हुई गोलाकार डिस्क बन गए, जिसका बीच वाला भाग फूला हुआ था। यह फूला हुआ भाग अपनी ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण दबता गया। समय गुजरते इस डिस्क के बीच वाले फूले भाग से सूर्य का तथा अन्य भागों से ग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार जिन 8 ग्रहों का निर्माण हुआ उन्हें हम मर्क्यूरी यानी बुध, वीनस यानी शुक्र, अर्थ यानी पृथ्वी, मार्स यानी मंगल, जुपिटर यानी बृहस्पति, सैटर्न यानी शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून के नाम से जानते हैं। हमारे ग्रह मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। छोटे आकार वाले रॉकी या पथरीले ग्रह हैं, जिनमें मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स आते हैं। जुपिटर और सैटर्न गैस से बने ग्रह हैं, जबकि यूरेनस और नेपच्यून कोल्ड प्लैनेट्स की श्रेणी में आते हैं। सबसे छोटा ग्रह मर्क्यूरी, जो सूर्य के सबसे पास है, तथा सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है। ग्रह सूर्य के प्रकाश के कारण ही नजर आते हैं। सूर्य का वजन सारे ग्रहों के मिले जुले वजन की तुलना में 1000 गुना से भी अधिक है। सूर्य इतना विशाल है कि इसमें 10 लाख पृथ्वी समा सकती हैं। आकाश में तारे दिन के समय भी मौजूद होते हैं, लेकिन उनके ना दिखाई देने का रहस्य सूर्य की तेज रोशनी से ही जुड़ा है। दिन के समय सूर्य की रोशनी बहुत तेज होती है। इसकी तुलना में तारों से आती धीमी रोशनी मंद पड़ जाती है, जिसके कारण हमें तारे दिखाई नहीं देते। एक छोटे से प्रयोग से इस बात को दर्शाया जा सकता है। एक पेपर शीट लें और उस पर एक टॉर्च रख दें। अब टॉर्च की सर्कमफ्रेंस के बराबर एक सर्कल ड्रॉ करें। एक कंपास की मदद से इस सर्कल के अंदर छोटे छोटे सुराख बना लें। टॉर्च को फिर इस दायरे के ऊपर रख दें और पेपर को इसके ऊपर फोल्ड करके एक रबर बैंड की मदद से बांध लें। अब एक दीवार के पास जाएं और कमरे की बत्ती बंद करके टॉर्च की रोशनी दीवार पर डालें। टॉर्च की रोशनी दीवार पर छोटे छोटे तारों के रूप में नजर आएगी। बत्ती जलाने पर तारे गायब हो जाते हैं। एक बार बत्ती फिर बुझाने पर तारे फिर से दिखाई देंगे। ठीक इसी तरह सूर्य की तेज रोशनी के कारण दिन के समय तारे दिखाई नहीं देते। तारों के इन समूहों को कॉन्स्टलेशन यानी तारामंडल का नाम दिया गया। आओ करें हम तारों की सैर। आकाश में समाये अनगिनत तारों की सही से गिनती कर पाना आसान नहीं है। रात में हमें करीब 3000 तारे दिखाई देते हैं। पृथ्वी के गोलाकार होने के कारण हमें आकाश का एक ही भाग नजर आता है। यदि हम सारे आकाश को देख पाएं तो करीब 6000 तारे नजर आएंगे। खगोल शास्त्रियों का मानना है कि ब्रह्मांड में करीब 200 अरब तारे होंगे। हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले कुछ ज्यादा चमकीले तारों की मदद से दिशाओं को जानना शुरू किया। इस प्रक्रिया के दौरान उन्हें तारों के छोटे छोटे समूहों में कुछ पशुओं और जाने माने पौराणिक पात्रों के चित्र उभरते नजर आए। ये कुछ उसी प्रकार की प्रक्रिया थी जो आजकल पजल बुक्स में बिंदुओं को लकीरों से मिलाने पर उनमें छिपी तस्वीरें दिखाती है। इन्हीं तस्वीरों के मुताबिक इन तारा समूहों के नाम रखे गए। तारों के इन समूहों को कॉन्स्टलेशन यानी तारामंडल का नाम दिया गया।
तारामंडलों की प्रमाणित संख्या 88 है। तारामंडलों का असली मकसद अलग अलग तारों की पहचान से जुड़ा था। सदियों तक इन तारामंडलों और अन्य तारों का निरीक्षण चलता रहा। इन रुके हुए दिखने वाले तारों में कुछ चमकीले घुमक्कड़ पिंड भी नजर आए, जो लगातार अपना स्थान बदल लेते थे। इन पिंडों को आज हम प्लैनेट्स या ग्रहों के नाम से जानते हैं। पुरानी सभ्यताओं के लोगों को केवल मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न ग्रह दिखे। काफी समय तक वे इन 5 ग्रहों, सूर्य, चंद्रमा और तारों को ही ब्रह्मांड मानते रहे। उनका मानना था कि पृथ्वी स्थिर है और सृष्टि के अन्य तारे, ग्रह, सूर्य और चंद्रमा इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। यह मान्यता 16वीं सदी तक बनी रही। सन 1514 में निकोलस कोपरनिकस नामक खगोल शास्त्री ने अपने दोस्तों को हाथ से लिखे कुछ ऐसे पन्ने सुनाए जिन्होंने खगोल शास्त्र को एक नई दिशा दी। उन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांतों से समझाया कि सूर्य ही हमारे सौर मंडल का केंद्र बिंदु है और अन्य ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं। सन 1608 में चश्मा बनाने वाले हैंस लिपहे ने दूरबीन का आविष्कार किया। यह आविष्कार गैलीलियो गैलीली नामक खगोल शास्त्री के लिए बहुत लाभकारी साबित हुआ। उन्होंने पहली बार दूरबीन का प्रयोग आकाश में चंद्रमा तथा ग्रहों के निरीक्षण के लिए किया। गैलीलियो ने बहुत सी खोजें की, जिनमें बृहस्पति के 4 चंद्रमा, सूर्य के सनस्पॉट और शुक्र की कलाओं की खोज प्रमुख थी। दूरबीन से देखने पर उन्होंने चंद्रमा की सतह को पहाड़ियों और वादियों से भरा पाया। अब खगोल शास्त्र के तेजी से बढ़ते ज्ञान से यह बात साफ होने लगी कि हमारे सौर मंडल के साथ नजर आने वाले सभी तारे और उनके बड़े बड़े समूहों से जुड़कर बनी है एक विशाल गैलेक्सी। इसे हम मिल्की वे यानी आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। रात के आकाश में यह गैलेक्सी धुंधली सफेद दिखाई देती है, इसीलिए इसे मिल्की वे कहा जाता है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे चक्राकार है और एक बहुत बड़ी चक्री जैसी दिखती है। इसकी बीच वाली जगह उभरी हुई है। इस उभरी जगह से हमारा सौर मंडल करीब 20,000 प्रकाश वर्षों की दूरी पर है। ब्रह्मांड में स्थित तारों और गैलेक्सीज के बीच इतनी अधिक दूरी है जिसे नापना आम इस्तेमाल में लाई जाने वाली नाप की इकाइयों से संभव नहीं है। इतने बड़े फासलों को खगोल शास्त्री लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष की इकाइयों द्वारा नापते हैं। एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे लाइट ईयर कहा जाता है। एक सेकंड में प्रकाश तकरीबन 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। इस तरह एक प्रकाश वर्ष तकरीबन 9.5 लाख किलोमीटर के बराबर होता है। प्रॉक्सिमा सेंट्यूरी तक पहुंचने में हमें इस तरह की 3 लाख छलांगे भरनी पड़ती। आओ करें हम तारों की सैर। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में तकरीबन 8 मिनट का समय लगता है। यानी जिस समय हम पृथ्वी से सूर्य को देखते हैं तो वह करीब 8 मिनट पहले की किरण होती है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, अनंत है। हमारे सूर्य से सबसे नजदीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंट्यूरी है। यह तारा सूर्य से करीब 4 प्रकाश वर्षों की दूरी पर है। अगर हमारे पास ऐसे जादुई जूते होते जिन्हें पहनकर हम एक छलांग में सूर्य तक पहुंचते, तो प्रॉक्सिमा सेंट्यूरी तक पहुंचने में हमें इस तरह की 3 लाख छलांगे भरनी पड़ती। हमारी गैलेक्सी सारे ब्रह्मांड की एक बहुत ही छोटी सी कड़ी है। आज जिस दूरतम गैलेक्सी को खगोल शास्त्रियों ने खोज निकाला है, वह हमारी पृथ्वी से करीब 13.5 अरब प्रकाश वर्षों की दूरी पर है। इन आंकड़ों से ब्रह्मांड की अनोखी विशालता और विस्तार का केवल अंदाजा ही लगाया जा सकता है।
इस कार्यक्रम के बारे में आप हमें अपने सुझाव इस पते पर भेज सकते हैं। विज्ञान प्रसार, C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@vigyanprasar.gov.in।